Welcome, students, to the second episode of Atomic Nuclei और Atoms and Nuclei चैप्टर है। ये चैप्टर आपका सीबीएसई सिलेबस में 6 मार्क्स का है और जैसे मैंने आपको पहले कहा इसके अंदर चीजें पुरानी ही हैं, लेकिन आपको सिर्फ उस टर्मिनोलॉजी को बदलना है और कुछ खास नहीं है, इसलिए इसके नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं। सो विल प्रोसीड। पिछले एपिसोड में हमने ये चेक किया था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है और उसकी मदद से हमें किसी एटम का साइज पता लगा कि लगभग ये उस एटम का साइज है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हमने वहां माना कि जहां पर बाहर की तरफ जितना बड़ा मॉलिक्यूल है, एटॉमिक न्यूक्लियाई है, वहां तक वो पार्टिकल जाता है। फिर उसके बाद कहा कि मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल में एक प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है एक पॉजिटिव न्यूक्लिया के आसपास, वो उस पर गिर क्यों नहीं जाता, बिकॉज कंटिन्यूसली फोर्स उस पर लग रही है। और फिर सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं क्या वो समान दूरी के ऊपर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक से कई अधिक होते हैं। हमारे पास आज की तारीख में तो हमको एटॉमिक नंबर 112-14 तक पता लग गया, इसका तो 112-15 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ घूमते हैं क्या। तो उसको समझिए, बोहर ने अपनी एक थ्योरी दी जिसके लिहाज से उसने न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैसिव कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ये उसी मॉडल का हिस्सा है, रदरफोर्ड ने भी यही कहा। लेकिन इसके बाद इसने कहा क्वांटम कंडीशन एक पहले दी इसने कि इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसको कहीं कहीं पर लिखा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, n इज एन इंटीजर 1 2 3 4। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर के अंदर ही मूव करेंगे। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, बहुत से इलेक्ट्रॉन हैं, 100 के आसपास इलेक्ट्रॉन, 100 112 है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक निर्धारित रेडियस है जिसमें उसको उसी दूरी पर, वही ऑर्बिट में उसको जिंदा रहना है। ये कंडीशन पहली बार बोहर ने दी। फिर उसने कहा स्टेशनरी ऑर्बिट से कि वो जो घूमने वाली ऑर्बिट्स है वो फिक्स है और जब तक वो उसमें घूमता रहेगा इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी कब देगा? जब या तो वहां से वो ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेगा, नीचे आएगा एनर्जी देगा, लेकिन अपनी ऑर्बिट को छोड़ने के बाद ही। एंड दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। थोड़ा सा आप रिकॉल करें, जब हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी थी तो आपको बताया था कि लाइट का जन्मदाता कौन है, लाइट कहां से आती है। लाइट एक इलेक्ट्रॉन के हायर लेवल पर जंप करके वापस आते हुए होती है। वो हायर लेवल्स कहां से आए? वो यही स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे। कहीं पर भी लाइट आती है फोटोन के माध्यम से, उसको हम hc/λ hν जो भी कहते हैं, वो कहां से आती है? जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पर जाता है और वहां से वापस में आते हैं, वो उतनी ही रेडिएशन को वो रेडिएट करता है। ये बिल्कुल जो ड्यूअल नेचर था उस समय आपने पढ़ा था, वेव ऑप्टिक्स में आपको उसका बेसिक दिया गया था। और एक आखिरी चीज, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये दिया इसने कि एटम को एनर्जी मिल सकती है। It can absorb or emit radiations in form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to a lower orbit or from a lower to higher orbit. मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी लेगा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको मिलेगी, ये जब भी देगा फिक्स्ड अमाउंट देगा, लेकिन वो देना कितना है? वो एक ऑर्बिट से दूसरे में जाने के लिए उसको एनर्जी देनी है। मतलब आप उसको, ये नहीं हो सकता कि आप एनर्जी कम दे दे तो वो न जाए, अपने में एनर्जी ऑब्जॉर्व करे, वो संभव नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटीज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, उसको मिलेगी तो आगे जाएगा, लेकिन मिलेगी तो फिक्स अमाउंट को ही लेगा, उससे न ज्यादा लेगा न कम लेगा और ऊपर जाएगा। और वही इलेक्ट्रॉन जब वहां से वापस गिरेगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ hc/λ और वो हमारा निकलेगा। आइए अब हम बोहर्स के मॉडल पे, आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में भी पहले, उसके हम रेडियस को, हमारा मेन मुद्दा देखिए क्या है। अब हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल के बेस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है। आइए, हमने लिया एक इलेक्ट्रॉन एटम है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे घूमता रहता है। ब्लू वाला हमारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है। अब इस समय हो क्या रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स इसकी जो है इस बॉडी पर लगने वाली, इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो नीचे लग रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड, ये दोनों बैलेंस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और ये।
तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर। तो हमने बेसिकली हमारी पहली कंडीशन आ गई के जेड ई, जेड क्यों है? बिकॉज आपके एटम का हमने नंबर लिया है, इंटू ई, फिर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। इसके बाद अगली चीज है जो बोहर की एंगुलर मोमेंटम कंडीशन थी, mvr इज nh बाय 2 पाई। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, mvr इज nh बाय 2 पाई और के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज mv स्क्वायर बाय आर। हमें इन दोनों की मदद से देखिए करना क्या है। मैंने आपको कहा इस समय हम क्या करने वाले हैं, हम एटम की एनर्जी निकालने वाले हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन की, उसमें एनर्जी कौन सी है? एक है काइनेटिक, एक है पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होगी? इलेक्ट्रिकल होगी के Q1 Q2 बाय आर। तो हमें हाफ mv स्क्वायर के लिए v निकालना है और के Q1 Q2 बाय आर के लिए r निकालना है। तो हमने एक बार रेडियस निकालना है, एक बार वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन रेडियस के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी नहीं चाहिए, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रेडियस नहीं चाहिए। अब मेरे पास ऊपर दो इक्वेशन, इस Fe को आप भूल जाइए, ये किसी काम का नहीं, इसको उड़ा दीजिए। ये इक्वेशन आ गई और एक ये वाली आ गई। L को भी भूल जाइए, Fe को भी भूल जाइए। तो मेरे पास दो इक्वेशन mv और r की हैं, तो मैं इनमें से m जिंदा रहेगा, लेकिन अगर v होगा तो r नहीं होगा, r होगा तो v नहीं होगा। आप किसी भी तरह कर सकते हैं सॉल्विंग फॉर v एंड r। आप उसका v से मल्टीप्लाई कर दिए, r से डिवाइड कर दिए, सबसे कई मेथड है, वो आपकी मर्जी, किसी भी मेथड से निकालिए, लेकिन लास्ट में मेरे पास v आएगा। मैंने कैसे निकाला आपको बता दूं। सबसे पहले हमने इस r स्क्वायर और इस r को काट दिया, और ये mv स्क्वायर था, तो ये mv स्क्वायर, यहां r, ये मल्टीप्लाई इधर हो गया, ये बन गया mv स्क्वायर r, और ये mvr है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी mvr की, तो मेरा सीधा v आ गया, क्योंकि मेरे पास था mv स्क्वायर r और mvr मुझे पता है nh बाय 2 पाई, उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, सीधा मेरा v आ गया। अब v आ गया तो मैंने इसमें v रख दिया, मेरा r आ गया। यही काम मैं आपके सामने करा है, आप जैसे भी कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया। अब ये हमने एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस निकाल दिया है। अब अपने को ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, जानते हैं हम। और पोटेंशियल क्या होती है, के Q1 Q2, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी v की, और उसका स्क्वायर कर दिया। पोटेंशियल निकालनी के Q1 Q2 बाय r। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक चार्ज है Z ही और एक है E, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू प्लस माइनस करनी है। तो मैंने के Q1 Q2 ZE की वैल्यू पुट कर दी और R की वैल्यू वहां से सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हमेशा ये आप चाहे उसमें करें, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन के चैप्टर में करें, और उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर को में भी करें और यहां भी करें, दोनों में ये चीज चलेगी। तो आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल आएगी। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है काइनेटिक से, पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है काइनेटिक से, और डबल है और नेगेटिव है। इसका नेट अर्थ क्या निकलेगा, आपके पास जो टोटल एनर्जी निकलेगी, इन दोनों का सम करना है। और आप ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस देन काइनेटिक। पोटेंशियल इज ट्वाइस देन काइनेटिक, दैट मींस नेट एनर्जी विल बी नेगेटिव। और ये प्रिंसिपली फंडामेंटली आप याद रखिएगा कि हमेशा एनर्जी माइनस होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल सैटेलाइट की हो या इस सिस्टम की हो। और माइनस साइन क्या बताता है, स्टेबिलिटी है। इसका मतलब इस सिस्टम को तोड़ने में आपको उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी जो माइनस साइन के बराबर है। तो मेरे पास ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में मेरे पास आ चुकी है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो टोटली है मैंने हाफ mv स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r की मदद से। अब इस एनर्जी का देखिए अब होगा क्या। ये एटम हाइड्रोजन हमने पढ़ा, वेलोसिटी हमने निकाल लिया nth ऑर्बिट में, और हाइड्रोजन के लिए हमने इसको थोड़ा बदल दिया। अब हमने इसको, जो आपने अभी डेरिवेशन करी है उसमें अपने हाइड्रोजन की वैल्यू पुट कर दी। Z1 है आपको पता है, E आपको पता है, स्टैंडर्ड है 1.6 × 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻31। ये सारी वैल्यू पुट करके आपके पास वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन वेलोसिटी आ गई। और इसी प्रकार से आप
रेडियस के एक्सप्रेशन में भी यदि वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू n स्क्वायर इंटू 0.53 nth ऑर्बिट के लिए। आप सोच सकते हैं कि ये nth ऑर्बिट तो सर n1 होता है, लेकिन n1 होना एक बात है, लेकिन अब स्टैंडर्डली कभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जंप कर सकता है। तो आपके पास ये n और vn पर बेस आपकी इक्वेशन आपकी आ जाती है। इन दोनों की वैल्यू को आपने यूज करना है, और जो 0.53 आर्मस्ट्रांग होता है इसको हम लोग बोहर रेडियस कहते हैं। ध्यान रखना, ये 0.53 आर्मस्ट्रांग इज नॉट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इससे बहुत छोटा है, ये तो है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है उसके आस, तो मतलब अभी भी इससे बहुत छोटा। इनफैक्ट ये आपके पास 10⁻12 मीटर के आसपास आ रहा है, जबकि इसका 1000वां हिस्सा लगभग फर्मी मीटर में हम उसको नापा करते हैं, दैट्स इन फर्मी मीटर। तो अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहां पर के जो आपके फॉर्मूले बता दूं, वीएन का फॉर्मूला और आर एन का फॉर्मूला, ये आपको स्ट्रेट अवे समझना है, मतलब याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन में इसका बहुत यूज होगा। राइट, देख सकते हैं वीएन की वैल्यू हमेशा 2.1 10 to 118 मीटर पर सेकंड, उससे कम ही कम होगी बिकॉज एन की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, लेकिन मिनिमम रेडियस 0.53 आर्मस्ट्रांग रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। आई प्रिज्यूम यहां तक आपको एनर्जी निकालना आ गया। अगले एपिसोड में हम इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए, जिसके अंदर हम अलग अलग जो आपने लाइमन बामर पैशन सीरीज करी हैं उनको करेंगे। तो इस वीडियो को यूज करें, लोगों को बताएं, आप इसका यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।